नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 3 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और इससे पहले बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। पीएम दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो करेंगे। इसे 2023 में 9 राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ ही आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो रही है। ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं। 2 दिनों की इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे संबोधित भी करेंगे, जबकि पीएम मोदी कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों के साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनावों की तैयारियों की रणनीति बनाई जाएगी। कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात आ रही है। तो क्या बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, ये भी एक प्रश्न अभी है। 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो जेपी नड्डा क्या बीजेपी में ऐसे नेता बनेंगे जो दूसरी बार लगातार कमान संभाल रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह ऐसा कर चुके हैं, 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये देखिए, रंग है, नाच है, गाना है, संस्कृति की झलक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लिए लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होगा कार्यकारिणी से पहले, तो इस कार्यकारिणी में क्या क्या होगा ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले तो नजर है 2019 यानी कि 19 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलेगी बैठक, जिसमें इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या उद्देश्य इसका, हिमांशु? देखिए, इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसका चुनावी शंखनाद यहां से होगा और साथ ही साथ जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर पूरी तरीके से रिपोर्ट रखी जाएगी, उस पर समीक्षा की जाएगी और चर्चा की जाएगी। आप याद कीजिए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, तब चुनावों के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां समीक्षा कर रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हमको पसमानदा मुसलमानों को के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारी पार्टी और सरकार कैसे पसमानदा मुसलमानों के लिए, ओबीसीज के लिए काम कर रही है। उसके बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, इसको लेकर भी जरूर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 9 राज्यों के चुनावों के साथ साथ ये जो लोकसभा चुनाव है उस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 400 पार का है उस पर कैसे जो है पहुंचा जाए, उसको लेकर पूरी स्ट्रेटेजी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, सहित 161 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर रही थी, उन सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं और मिशन 400 का पार किया जाए, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 ही सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले 2084 के अंदर जो है 402 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में था। तब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। 2 से 303 तक पहुंचाना ये एक बड़ी उपलब्धि थी और अब 400 पार का नारा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पूरे समय और 7 दिन 24 घंटे चुनावी मिशन में रहती है, चुनावी रणनीति को लेकर आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में है, त्रिपुरा में सरकार में है, मेघालय में गठबंधन की सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। साथ ही साथ तेलंगाना के अंदर वो चाहते हैं कि इस बार कमल खिल जाए और इसीलिए हैदराबाद में जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। कर्नाटक में एक बार फिर से अपने वर्चस्व को चाहते हैं। राजस्थान में जो उन्होंने सरकार और छत्तीसगढ़ में जो
18 में खोई थी उसको एक बार फिर से पाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को रिटेन करना चाहते हैं, जिससे कि 2024 की राह आसान हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का मिशन 400 का पार का जो है वो पूरा रहे। इसके साथ साथ जेपी नड्डा के कंधों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है अध्यक्ष की दामोदार छोड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नए अगर कोई अध्यक्ष आएगा तो उनको पार्टी के संगठन को समझने में और चुनावी मूड में ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। जेपी नड्डा को लगभग 1.5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है ना, वो इसलिए है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, वो जीत ऐसी प्रचंड जीत है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता था कि ऐसी जीत मिलना गुजरात में ही संभव है, क्योंकि 1984 के अंदर ही माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी का इस पर टारगेट था वहां पे 150 सीटें जीतने का। 156 सीटें जीती हैं। इस प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और अभिनंदन आज इस रोड शो के जरिए जो है वो दिल्ली के कार्यकर्ता देना चाहते हैं। सही हिमांशु बने रहिए आप। अशोक, दो बातें तो बता दीजिए, रोड शो कब शुरू हो रहा है, ये एक जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए, कितनी देर में पीएम पहुंच जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है अशोक कि वो कौन सा आत्मविश्वास है कि 400 पार का लक्ष्य रख दिया और विधानसभा सेमीफाइनल में भी कॉन्फिडेंट और 24 की अभी से तैयारी, वो कौन सा बीजेपी का आत्मविश्वास है अशोक? देखिए, मोदी सरकार को यह लगता है, बीजेपी नेताओं को यह लगता है कि जो जनहित के काम मोदी सरकार में 2014 के बाद किए हैं, पिछले 8 सालों 9 सालों में जो काम किए गए हैं, वो जनता उनको पसंद कर रही है। चाहे वो गुजरात का मॉडल है या 2014 फिर 2019, तो उनका लगता है कि हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू रहते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वही एक आत्मविश्वास है उनका। कहना है कि हमने करप्शन को खत्म किया, परिवारवाद को खत्म किया, सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ी है। जनता के जो प्रॉब्लम्स थे, उनके लिए जो हितकारी काम थे, वो हमने किया। और यहाँ पे जो रोड शो होने वाला है, उसमें भी सड़क के दोनों तरफ जो मोदी सरकार के अचीवमेंट्स हैं वो दिखाई गई है। और ये रोड शो के माध्यम से मुझको ये लगता है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि मोदी हमेशा से जनता के बीच रहते हैं, क्योंकि मोदी जो भी चुनावी स्टेट रहता है, हालांकि दिल्ली में भी चुनाव में 2024 मेन टारगेट है और 9 जो विधानसभा के चुनाव होने राज्यों में वो टारगेट है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हो रही है उसमें 2023 में जो विधानसभा के चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव वो मेन टारगेट रहेगा। लेकिन उससे पहले रोड शो करके मोदी कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं कि जनता के बीच वो रहते हैं, जनता के बीच जो उनका कनेक्ट है वो हमेशा से है और जनता की ही सरकार है ये। तो ये मोदी का हमेशा से एक स्टाइल ऑफ उनका कैंपेनिंग लगाइए, एक तरीका लगाइए काम करने का, तो जनता के बीच जाकर के वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो या किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हो। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 बजे से शुरू होगी, तो नरेंद्र मोदी एक रोड शो के माध्यम से, ताकि लोगों के बीच एक मैसेज जाए, जनता के बीच से होते हुए वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के देश भर से जो सदस्य हैं वहां उनके बीच जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिभाषण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये एक तरीका है लोगों के बीच जाकर के एक मैसेज देना, ताकि लोगों के बीच एक ये जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे बीच में रहते हैं और जो जनता के जो किए हुए काम है वो जनता तक पहुंचे। यही खासतौर से मोदी का हमेशा से एजेंडा, टॉप पे एजेंडा रहा है। बिल्कुल अशोक। हिमांशु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में वर्तमान में यहाँ बीजेपी की सरकार है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में वो सहयोगी के तौर पर है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है कि सहयोगी से मुख्य दल बने, अपनी सरकार बनाएं और जो कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कैसे आ रहे हैं उनको बेदखल किया जाए, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए हिमांशु? देखिए, बिल्कुल चुनौती है और इसी चुनौती को स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी हमेशा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो वो ये कहते ही हैं कि देखिए, जहां सरकारें हमारी चली गई थी 2018 के अंदर, उन सरकारों पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पे स्थापित हो, उन राज्यों में अपनी सरकार को स्थापित करे। ये कॉन्फिडेंस की बात है। सही, कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आप देखिए कि 7 राज्यों के चुनाव होते हैं 2022 में और भारतीय जनता पार्टी 6 राज्यों में जो है वो सरकार बना लेती है। आप उस कॉन्फिडेंस को देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले कई दशकों के अंदर कि जिस पार्टी की एक सरकार रही हो दूसरी बार चुन के आई हो।
वो मिथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। उत्तराखंड जब से बना है तब से ये था कि एक बार कांग्रेस की सरकार रहती थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती थी। इस मिथ को भी वहां पर तोड़ दिया। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत के आई और गुजरात के अंदर 7वीं बार अपना मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता पर काबिज हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और जिस तरीके के लोक कल्याणकारी फैसले, जिसको मैं हमेशा आप कहेंगे कि गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तो जो नारा है वो यही है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे काम करता है। कोविड के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम जो किया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और हिमांशु एक बार बता दें, क्योंकि जेपी नड्डा की तस्वीरें आ गई हैं कार्यकारिणी में, प्रदर्शनी में वो हैं उसका उद्घाटन करने के बाद, क्योंकि एक प्रदर्शनी अमृतकाल में जो बीजेपी ने कार्य किए हैं उन कार्यों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी को बीजेपी के जितने भी नेता वहां पर मौजूद है कार्यकारिणी में बैठक में, उन सबको दिखाया जा रहा है। वहीं यहीं पर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और क्योंकि अब बहुत बड़ी चुनौती, जिस चुनौती की बात हम हिमांशु मिश्रा से यहां पर कर रहे हैं, वो ये कि इस साल नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। और इनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में सहयोगी है वो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस है, तेलंगाना में केसीआर है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वहां पर फिर से कमल खिलाना मुख्य उद्देश्य है। और अभी तक बीजेपी के किए गए कार्यों की ये प्रदर्शनी अपने ही लोगों को दिखाने के लिए, अपने ही नेताओं को इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने के लिए कि आपको जाकर ये योजनाएं लोगों तक पहुंचानी है। और वो विधानसभा या वो लोकसभा की सीट जिसकी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जिसका आपको बनाया जाएगा इंचार्ज, वहां पर आपको ये एक एक चीज वहां बतानी है, यानी कि अपनी उपलब्धियां, हमारी सरकार की, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां आपको बतानी हैं। तो उसी प्रदर्शनी में इस समय जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय, उनके साथ और तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और ये सभी अवलोकन फिलहाल चल रहा है। तो ये कार्यकारिणी जो है उसकी शुरुआत आज हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शो भी होगा। उद्देश्य बहुत छोटा सा है, उद्देश्य बहुत सीधा साधा सा है कि 9 राज्यों में जो 2023 में यानी कि इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां अधिक से अधिक अपनी बीजेपी की सरकार बनाई जाए और उसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव जीता जाए। न सिर्फ जीता जाए बल्कि 400 सीटों के लक्ष्य के साथ जीता जाए। और इस बड़े लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो उसके लिए यहां मेहनत करनी होगी और वो मेहनत बीजेपी के नेताओं को करनी होगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। जिम्मेदारी आपकी है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये 2 दिन की जो बैठक है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण नेशनल एग्जीक्यूटिव जिसे कहा जाता है, वो यहां पर शुरू होने वाली है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो के माध्यम से इस कार्यकारिणी में पहुंचेंगे, इस बैठक में पहुंचेंगे, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अलावा उन 9 राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां और पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव का बिगुल वो फूंकते हुए आगे बढ़ेंगे और ये संदेश देते हुए कि तैयारियां हो चुकी। ये तैयारियां देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ हैं। हिमांशु, हमने बीच में आपको रोक दिया था, अपनी बात पूरी कीजिए। वो चुनौती सहयोगी से मुख्य दल बनना और कांग्रेस केसीआर को हराकर अपनी सरकार बनाना, 2024 जीतना कैसे संभव होगा? देखिए बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ये। और गृह मंत्री अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, 2017 के अंदर भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में अमित शाह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड तब आएगा जब उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो तेलंगाना को लेकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। सुनील बंसल जो एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर, एक संगठन मंत्री के तौर पर पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने के लिए जिस संगठन को गढ़ा है वो सुनील बंसल ने गढ़ा है, उनको जिम्मेदारी दी गई है।
और ये माना जा सकता है कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के फोकस में है। अगर आप देखेंगे तो केसीआर भी इस बात को अब मानते हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे कांग्रेस से हो, टीडीपी से हो या केसीआर की पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी भी केसीआर की जमीन को मजबूत माना जा रहा है। इसीलिए क्योंकि उनकी भी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो उतनी ही कारगर है जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम करती है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटेजी के तहत जो है तेलंगाना में अपनी जीत का जो है परचम फहराती है। लेकिन इतना जरूर है कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि त्रिपुरा में भी एक बार फिर से वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ उनको ये उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार को रिटेन करेंगे और जो दो राज्य जहां उन्होंने अपनी सत्ता को खोया था, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां एक बार फिर से अपनी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। और इस अगर वो इन सब में सफल होते हैं तो 2024 का जो उनका मिशन है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक मनोबल बढ़ेगा कि इसको पाया जा सकता है। और 161 सीटें जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जो है सैचुरेशन पर है। जहां गुजरात में 26 में से 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है, राजस्थान में 25 में से 25, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, उत्तराखंड में 5 में से 5, हिमाचल में 4 में से 3 है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर सीटें कुछ कम होती हैं तो ये जो 161 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी, उन सीटों में सेंध लगाकर आप अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत ये कहें कि उस पर काम करना जो है अभी से शुरू कर दिया है और उसकी रिपोर्टिंग तो इस पे होनी ही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का चेहरा और अपनी संगठन क्षमताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन 9 राज्यों में अपनी जीत का परचम फहराना चाहती है और लोकसभा के अंदर जो नारा उनका है, जिस मिशन को लेकर वो काम कर रही है, वो पाना चाहती है। सही हिमांशु बने रहिए, थोड़ी सी जानकारी हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में दे दें। क्या चल रहा है, कहां से कहां तक होगा? पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ 1 किलोमीटर का रोड शो होगा, लेकिन इस 1 किलोमीटर के रोड शो के दौरान विभिन्न राज्यों के कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और बीजेपी की उपलब्धियां वो जो उसने अपने इस कार्यकाल में, दोनों कार्यकाल में हासिल की हैं, उसकी एक प्रदर्शनी यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में लगा दी गई है, जिसका अवलोकन इस समय बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और दूसरी तरफ तैयारियां पूरी हो गई है। हिमांशु के पास जाएं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और दे दें हम आपको, और वो जानकारी ये कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 सबसे महत्वपूर्ण, और उससे पहले इसी साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं 9 राज्यों में, इन 9 राज्यों को आप सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं। फाइनल हो जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव और सेमीफाइनल हो जाएंगे ये 9 राज्यों के चुनाव जो कि 2023 में होने। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। ये देखिए विभिन्न राज्यों के कलाकारों का जो उल्लेख हमने किया था उसकी एक झलक यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 मिशन 2024 और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। कई सारे प्रस्ताव पास किए जाएंगे, वे बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिनकी चर्चा अभी हम तुरंत ये जानकारी देने के बाद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा से करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। मोदी जी के अलावा 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 37 राज्यों के नेता हैं। मतलब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, कमर पूरी तरह से कस ली है। हिमांशु, ये थोड़ी सी जानकारी जो हमने दी है अपने दर्शकों को, इसके बाद अब प्रश्न ये कि वो प्रस्ताव क्या होंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या, हालांकि ये प्रस्ताव आएंगे तो पहले, लेकिन आपको क्योंकि जानकारी मिल जाती है, वो क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिन पर कार्य यहां पर किया जाएगा, वो कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को दी जाएंगी। देखिए सही 3 प्रस्ताव पास हो रहे हैं। पहला प्रस्ताव होगा राजनीतिक प्रस्ताव, जिसमें जितनी समसामयिक विषय है राजनीतिक विषयों से जुड़े हुए उस पर एक प्रस्ताव पास होगा। साथ ही साथ एक आर्थिक प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद
एक प्रस्ताव है G20 में भारत को जो अध्यक्षता मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई के लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा। ये 3 प्रस्ताव पास होंगे और साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां पहले से ही दे दी गई हैं। हिमांशु जल्दी से सॉरी आपको रोक रहे हैं लेकिन दोबारा आपके पास आएंगे, सुनिए ना, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। नड्डा ही बने रहेंगे या नया अध्यक्ष मिल रहा है बीजेपी को? संभावना किसकी ज्यादा? फिर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे उस पर। देखिए संभावना यही है कि जेपी नड्डा को जो है वो एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, अगर सोच के रखिए, फैसला कल होगा। सही, कोई बात नहीं, सोच के रखिए। अगर कोई और भी हो सकता है तो कौन होगा, नाम आप ही को बताना है आज तक। पर सबसे पहले नेपाल के पोखरा में भीषण विमान हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। 69 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि विमान में क्रू मेंबर समेत 72 लोग सवार थे। 5 भारतीय भी इनमें शामिल थे। आसमान में उड़ता विमान जब खतरे में घिर आता है तो कुछ यूं ही हवा में लहराता है, जोरदार धमाके के साथ धरती को छू जाता है। फिर दूर तक बिखर जाता है विमान का मलबा और मुसाफिर मौत की आगोश में समा जाते हैं। अपनों को तलाशते लोग चीख पुकार मचाते हैं। नेपाल के पोखरा में हुई इस त्रासदी की पूरी कहानी से पहले उन तस्वीरों को एक बार फिर से देखना जरूरी है जिसे देखकर सांसें हलक में अटक जाती हैं। मौत आंखों के सामने तैर जाती है और मौत के इसी तांडव का शिकार हुए हैं वो यात्री जिन्होंने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी और कईयों के लिए ये जिंदगी की आखिरी उड़ान बन गई। सुबह करीब 11:15 बजे लैंडिंग से ठीक पहले यति एयरलाइंस का विमान कंट्रोल से बाहर हो गया। देखते ही देखते विमान खाई में जा गिरा। हर ओर मौत का मंजर बिखर गया। विमान क्रैश होते ही धू धू कर जलने लगा। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। फिजा में चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। नेपाल आर्मी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। विमान पर पानी की बौछार की गई। हर एक यात्री की जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि कईयों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालात बेहद डराने वाले थे। हर ओर शव बिखरे पड़े थे। मेरो घर यहीं वडा नम्बर 15 हो, नयाँ गाउँ हो। म चाहिँ त्यहीँ बसेर अब जहिले खाना खाएर बसिरहेको थिएँ। बस्ने क्रममा उताबाट आयो प्लेन आएपछि सिधै आएपछि किन सिधै आयो भन्ने सोचेँ मैले। अनि त्यसपछि हेर्दै तपाईँको अनि त्यहाँबाट प्लेन उतार्नु परिहाल्यो क्या। म कटेपछि उतार्नु परिहाल्यो प्लेन। उतार्नु परेपछि त्यसको 2 सेकेन्डमा आवाज आइहाल्यो। अनि त्यहाँबाट दौडिँदै हेर्दा विमान हादसे से काठमांडू तक हड़कंप मच गया। पीएम प्रचंड फौरन कंट्रोल रूम पहुंच गए। रेस्क्यू के काम को देखने लगे। नेपाल में जो विमान हादसे का शिकार हुए उसमें कुल 68 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई और एक अर्जेंटीना, फ्रांस और आयरलैंड के यात्री थे। नेपाल सरकार ने पोखरा विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठन की है। साथ ही 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। लेकिन हादसे के दर्द और गम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे लैंडिंग से विमान अचानक जमीन पर आ गिरा। किसकी लापरवाही से यह हादसा तमाम यात्रियों की मौत की वजह बना। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।